Subscribe now and press the bell icon. Never miss. Hello everyone, so this is your English mentor Shalini Mehndras. I welcome you all to the Mehndras official YouTube channel. और आज का जो दिवाली स्पेशल टॉपिक है that is रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Yes my dear students, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा बना होता है हमारे एग्जाम्स के लिए, और ये सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का ही होता है. यानी कि अगर प्री की बात करें तो यू विल गेट 6 to 7 क्वेश्चंस एंड इन मेंस 10 to 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. अच्छा, 10 to 15 क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? जब हम 10 to 15 क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसका मतलब यू कैन गेट इवन 1 पैसेज और इट कैन बी 2 पैसेजेस. तो कभी कभी हो सकता है ये रेशियो बढ़ भी जाता है 15 to 20 क्वेश्चंस, क्योंकि प्री लेवल में तो सिर्फ 30 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, समटाइम्स ये 10 क्वेश्चंस तक भी बढ़ जाता है. यानी कि आपका 1/3 पार्ट पूरा का पूरा जो होल्ड करता है वो करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. क्योंकि नाम से ही अगर आप समझ रहे होगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है? रीडिंग. और इफ यू हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग देन आपके लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व ना कर पाए. बट आई वांट टू शेयर सम ट्रिक्स, some strategies that how to solve reading comprehension questions, और कुछ questions भी हम उस पे based solve करेंगे. Right everyone? इसी तरीके से आपका descriptive और letter writing होता है, close test, क्योंकि ये सब hold करते हैं एक ऐसा part that is your reading. And if you are not very much, you know, आप ज्यादा अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाते, देन यू हैव टू इनकलकेट दी हैबिट ऑफ रीडिंग. क्योंकि अगर रीडिंग नहीं है ना तो आप कुछ भी कर लो सब बेकार है. कुछ भी कर लो सब बेकार है. क्यों बेकार है? क्योंकि रीडिंग आपकी अच्छी है नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, और आप कॉन्टेक्स्ट जो लिखा हुआ है आप उसको समझ नहीं पाओगे. सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें भी कई बार हमें समझ में नहीं आती है. तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जिनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है ना. सो ये सेशन सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स के लिए है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिवाली स्पेशल इसीलिए ही है क्योंकि आपको एक सेशन और ऐसा सेशन दिया जा रहा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो डेली सेशंस में काफी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि टिप्स और ट्रिक्स शेयर की जाएं. ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए. एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, और अंगूठा जरूर लगाते जाओ. जितने भी लोग लाइव कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ वो अपना अंगूठा जरूर लगाते जाए सेशन के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन की विद दिस ब्यूटीफुल थॉट ऑफ द डे. ब्यूटीफुल थॉट ऑफ द डे यानी कि विद अ पॉजिटिव थॉट वी कैन गेट एवरीथिंग पॉजिटिव इन आवर लाइफ. क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं अगर हमारे दिमाग में नेगेटिविटी चल रही होती है तो पूरा दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, कुछ ना कुछ बेकार लगता रहता है. सो व्हाई नॉट टू थिंक पॉजिटिव? क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें. राइट, सो टुडेज थॉट इज सक्सेस इज नीदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस. मतलब हमें जो सक्सेस हमारी लाइफ की है ना ही वो मैजिकल है कि कोई जादू होगा और हमें सक्सेस मिल जाएगी, और ना ही मिस्टीरियस है, ना ही ऐसी है कि अननोन है कि हमें अगर सक्सेस पानी है तो हमें उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी. एंड सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स. सक्सेस क्या है? एक ऐसा नेचुरल फेनोमेना है, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है जो आप कॉन्स्टेंटली अपने बेसिक फंडामेंटल्स को अप्लाई करते रहो अपनी लाइफ में. कॉन्स्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूअसली. हम क्यों कहते हैं कि इंग्लिश में आपको ग्रामर रिवाइज करते रहना चाहिए? क्योंकि यही तो कोर बेसिक है भाई. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ग्रामर भी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वोकैबुलरी है. अगर अच्छी वोकैबुलरी भी नहीं है तो आपको मान लो कुछ चीजें तो आपको समझ में आ गई, कुछ चीजों में आपने सेंटेंस पढ़ के भी आप नहीं समझ पा रहे हो. क्यों? क्योंकि वहां पे वोकैबुलरी जो आपकी यूज हो रही है वो इतनी टफ है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है. सो सक्सेस हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको सक्सेस पानी है देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको सक्सेस के लिए लड़ना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, और अपने बेसिक फंडामेंटल जो हैं उसको डेली लाइफ में अप्लाई करना है. ये तो रही एग्जाम की बात, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको यही करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है हर दिन.
राइट? सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड मोस्ट वेलकम इन द चैनल वंस अगेन. स्टार्ट करते हैं सेशन की विद दिस ब्यूटीफुल वोकैबुलरी एंड टुडेज वोकैब ऑफ द डे इज मेलस्टॉर्म. व्हाट इज दिस मेलस्टॉर्म? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? फटाफट से बताइए. इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, जल्दी से बताओ कि मेलस्टॉर्म क्या होता है. एनीबडी, जो कोई भी जानता है, जल्दी से. Those who have joined me, वो मुझे बता सकते हैं कि मैम मेलस्टॉर्म का मीन ये होता है. ये मरियम वेबस्टर जो है उसमें ये सारे आपके वोकैबुलरी आते हैं और ये यूज भी होते हैं. ठीक है, ये आपके वर्ड्स यूज भी होते हैं. ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है. तो अगर हम मेलस्टॉर्म की बात करते हैं, स्टॉर्म एवरीबडी नोस. स्टॉर्म एक तरीके से तूफान के लिए यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं? ठीक है, जब हम मेल बोलते हैं तो अगर आप लोगों को ये ध्यान हो, MAL मैलफिसेंस या इस तरीके का कोई वर्ड आ जाता है, जैसे ये वर्ड आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं न्यूसेंस से रिलेटेड है, कोई चीज जो नेगेटिव है. तो जब मेलस्टॉर्म की बात करते हैं, दिस इज अ सिचुएशन दैट इज फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट इज कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू डील विद एंड स्केयर्स यू. आपको डराता है. तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, दिस इज अ large or powerful violent whirlpool. Large or violent whirlpool, जिससे आप बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, जो डिसऑर्डर्ड है, रेस्टलेस है, टिमल्टियस स्टेट ऑफ अफेयर्स जो होती है ना, उसको भी हम यहां पे बोल सकते हैं टिमल्टियस स्टेट ऑफ अफेयर्स. एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उसके लिए ही हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज मेलस्टॉर्म. राइट? एक ऐसा जो एक टर्बुलेंस जैसा होता है, जैसे जब आप प्लेन में होते हो तो एकदम से टर्बुलेंस होने लगता है ना, तो वो भी आपका मेलस्टॉर्म से ही रिलेटेड होता है. राइट एवरीवन, समझ में आ गया? सो देयर इज अ कह सकते हैं व्हर्लिंग स्ट्रीम. स्ट्रीम जो होती है ना, व्हर्लिंग स्ट्रीम, ये सारे वर्ड्स मेलस्टॉर्म को डिफाइन करते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट सिनोनिम्स, तो स्वर्ल, जैसे स्वर्लिंग और व्हर्लिंग एक चीज है, एडी या वर्टेक्स भी हम इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी इसको हम बोलते हैं. ठीक है, समझ में आया? अगर इसका हम एंटोनिम देखेंगे तो दैट इज इन ऑर्डर और मेथड, क्योंकि ये डिसऑर्डर्ड वे में होती है, बहुत ही केओटिक होती है, इसीलिए ये स्टॉर्म. तूफान पता थोड़ी ना है कि कौन चीज कहां से बर्बाद होगी, ऐसा तो पता नहीं है. तो जो चीज ऑर्डर्ड है, मेथड है, जिसमें कोई एक प्रोसेस है, फेनोमेना है, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा. अगर इसका हम सेंटेंस देखें तो क्या लिखा है? इट्स जस्ट अ मेलस्टॉर्म ऑफ श्रेकिंग चिल्ड्रन, क्रैश कमर्शियलिज्म एंड रैचेटिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट. अब यहां पे एक वर्ड और यूज हो गया, एक एक करके बताएंगे. दैट इज श्रेकिंग. तो व्हाट इज दिस श्रेकिंग मीन्स? अगर आप श्रेकिंग का मतलब जानना चाहते हो तो श्रेकिंग का मतलब होता है, श्रीक एक्चुअली बोलते हैं, एक लाउड नॉइज जो होती है ना किसी चीज की, लाउड नॉइज, बहुत ऊंची, बहुत ज्यादा शोर भरा, उसे हम बोलते हैं श्रेकिंग. फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है क्रैश कमर्शियलिज्म. अगर हम क्रैश की बात करते हैं तो क्रैश का मीन क्या होता है? दैट इज कोई भी सेंसिटिविटी, किसी भी तरीके का इंटेलिजेंस नहीं होता, नो सेंसिटिविटी. राइट? एंड रैचेटिंग क्रेडिट कार्ड्स. सो अब यहां पे अगर हम देखें तो रैचेटिंग की बात की गई है. ठीक है, रैचेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप रैचेटिंग के बारे में जानना चाहेंगे तो रैचेटिंग के मीन्स भी जानना जरूरी है. यानी एक ही वर्ड में हमने 4-5 वोकैबुलरी आपको बता दी है ना. जो रैचेट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है उसे हम बोलते हैं रैचेटिंग. राइट? तो उसके लिए हम यहाँ पे बोल दिया हमने. समझ में आया मेलस्टॉर्म एवरीबॉडी? जो एकदम तहस नहस वाली कंडीशन हो जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेलस्टॉर्म बोलते हैं. राइट? उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेलस्टॉर्म बोलते हैं. गॉट इट एवरीवन? यस और नो? समझ में आ गया? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स और टिप्स क्या होती हैं कि हम फास्ट इनफ, एकदम फास्टली, क्योंकि हमारे पास प्री में जैसे 20 मिनट्स होते हैं, वैसे ही मेंस में मोस्टली एग्जाम्स में 35 मिनट्स होते हैं. इससे ज्यादा नहीं होता क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक, इससे ज्यादा टाइम हमें नहीं मिलता. इवन आरआरबी की अगर बात करें तो उसमें 40 मिनट्स मिल भी जाते हैं.
लेकिन बाकी एग्जाम्स में नहीं मिलते। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मस्ट बी कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स, क्योंकि आपको करंट टॉपिक से आप अवेयर नहीं होते। तो ये सारी चीजें हम आपको आज के सेशन में बताने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले टिप्स की। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज है ना, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है, वो आपको ये ध्यान रखना है दैट यू शुड नो हाउ टू स्किम द पैसेज। स्किमिंग पैसेज की बहुत जरूरी है। सो बाय बिगिन बाय क्विकली skimming through the passage to get a sense of its topic and structure। यानी कि पैसेज से स्किम करने से आपको टॉपिक और उसका स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि एक्चुअल में पैसेज में कहना क्या चाह रहा है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो इनिशियल रीडिंग यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ से ही उसको आपको क्या मिल जाता है, एक मेन आइडिया मिल जाता है पैसेज का। क्या मिल जाता है? मेन आइडिया मिल जाता है कि एक थोरो रीडिंग जो आप कर लेते हो ना, उससे आइडिया मिल जाता है। देन सेकेंड पॉइंट आपको किस चीज पे फोकस करना होता है, दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड्स, कि उसमें कौन सा कीवर्ड ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। उसी से हमें पता चल जाता है कि इस टॉपिक पे ही पर्टिकुलरली बात हो रही है। यानी कि वो आपको कीवर्ड्स और फ्रेजेस आइडेंटिफाई करने हैं दैट कन्वे द मेन आइडियाज, ओपिनियंस और आर्ग्यूमेंट्स, है ना, जिससे आपका मेन आइडिया और आर्ग्यूमेंट्स या ओपिनियंस, ये सारी चीजें पता लग जाती हैं जब आप कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। राइट एवरीबॉडी? तो इस चीज को भी आप लोग काफी ध्यान से देखना दैट इफ यू नो द कीवर्ड्स, अगर पैसेज आप पढ़ते हो तो उसमें अगर आपको कीवर्ड्स पता चल जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि विद इन द पैसेज व्हाट हैव बीन डिस्कस्ड एंड व्हाट अबाउट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। राइट? सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट यू हैव टू फोकस। देन टेक नोट्स ऑफ इट। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हर एक चीज हम लिखें, तो कीवर्ड्स को नोट कर लोगे तो जब आप क्वेश्चन का आंसर करने चलोगे ना, तो वहां पे आपको कुछ कीवर्ड्स नोट करने पड़ेंगे, जिससे कि जब आप क्वेश्चन का आंसर करो ना, तो वो वर्ड उठाओ, तुरंत उस पैराग्राफ में चले जाओ, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक नोट्स, यानी कि यू हैव टू जॉट डाउन ईच एंड एवरी कीवर्ड्स, राइट, और शॉर्ट फ्रेजेस वाइल रीडिंग, कि क्यों यूज हुए हैं, जिससे कि उसका जिस्ट पता चल जाए, क्योंकि दिस विल हेल्प इन योर मेमोरी, राइट, और इन आंसरिंग क्वेश्चंस, राइट, जो आपको जो स्पेसिफिक डिटेल्स है उनको रिकॉल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज अवॉइड ओवर रीडिंग। कई बार क्या होता है, एक ही सेंटेंस को हम बार बार पढ़ते जाते हैं, एक ही सेंटेंस को रिपीटेडली जब हम पढ़ते हैं ना, तो जो हमें आ रहा होता है वो भी हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो यू शुड अवॉइड ओवर रीडिंग, डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन रीडिंग एंड री रीडिंग द पैसेज। इसी में आपका सारा टाइम चला जाएगा। 20 मिनट्स में 5 to 7 मिनट्स आप रीडिंग में कब निकाल दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है बस उसको एक्सट्रैक्ट करिए एंड मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। राइट, अब क्वेश्चन में ऑप्शंस देखने से पहले कोशिश करो, क्योंकि आपने पैसेज पढ़ लिया, स्किम कर लिया, आपको आइडिया मिल गया पैसेज का, ट्राई टू प्रिडिक्ट द आंसर्स। आंसर्स को प्रिडिक्ट करने का कोशिश करो, जो आंसर चॉइसेस हैं, है ना, कि पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, कि आपने पैसेज को कैसे समझा है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन भी आना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको आंसर करना होता है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस यानी कि जैसे कि पूछा गया हु, whom, है ना, who, whom हो गया, what, where, when, why, what, where, when, why। ये WH वाले क्वेश्चन जब आप कर लेते हो थोड़ा इजी हो जाता है इनको इन्फर करना, अगर आप पैसेज समझ गए हो। तो ये WH वाले क्वेश्चंस पहले कोशिश करो कि इनको आप उठाओ। ठीक है भाई, आप उसमें आपको क्वेश्चन नंबर पता चल गया, ठीक है, कि 1 से लेके 7 तक आपके क्वेश्चंस हैं डायरेक्शंस में, तो आप उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस में आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, देन नो योर पर्पस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि आपको पर्पस जानना होता है कि आप, ये स्ट्रैटेजी है, ये तो थी टिप्स और ट्रिक्स कि कैसे आपको करना है, पैसेज को समझना है और कैसे आप इजिली इसको कर देते हैं। तो ये आपका स्ट्रैटेजी जो है ये बिफोर रीडिंग,
कि रीड करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना होगा। ये बातें जो मैं बताने जा रही हूं, ये बिफोर रीडिंग की बातें हैं। मींस जब आप रीड कर रहे हैं, बिकॉज यू आर प्रोफेसर टू, जैसे कि अब मैंने बोला कि आपको रीडिंग करनी है, तो पहले उसका पर्पस जानो कि हम क्यों इसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स में एक ग्रेटर अटेंशन चाहिए होता है इन डिटेल कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका पर्पस क्या है, यानी कि ऑथर उस चीज में क्या कन्वे करता है। ठीक, देन इंटीग्रेट प्रायर नॉलेज। जैसे मान लो G20 समिट के बारे में पैसेज लिखा हुआ है, तो इसकी आपको प्रायर नॉलेज जो आप न्यूज वगैरह में पढ़ते हो, न्यूज़पेपर अगर आपने रीडिंग करी है, तो उसको एक आपकी प्रायर नॉलेज हो जाती है। प्रायर नॉलेज रखना है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना है। प्रायर नॉलेज होने से ये होता है कि अगर कुछ टफ वर्ड्स यूज हुए हैं तो आप उस चीज को क्योंकि पहले से जानते हैं, क्योंकि आंसर तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही करना है, जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो चीजें ऑथर ने उसमें लिखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना। ठीक है, तो आप इसको अपने ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में भी आपको काफी हेल्प करता है। देन प्रीव्यू द टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको टेक्स्ट को प्रीव्यू करना है। किसी भी चीज में एकदम से मत कूद जाओ कि नहीं ये चीज करनी है, एक इनिशियल ग्लैंस लो, जस्ट नोटिंग हेडिंग्स, है ना, डायग्राम्स, टेबल्स, पिक्चर्स, इन सब चीजों पे ध्यान दो। जो बोल्ड वर्ड है, समरी क्या हो सकती है इसकी, ये सब चीजें। देन प्लान टू ब्रेक योर रीडिंग इनटू मैनेजेबल चंक्स। छोटे छोटे चंक्स में आप रीडिंग स्टार्ट करो। पहले आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट की न्यूज उठाओ। आपको अब अगर एक्टर्स के एक्ट्रेस में इंटरेस्ट है तो उनसे रिलेटेड न्यूज भी न्यूज में आती है, वो उठाओ। किसी और स्पोर्ट्स में न्यूज है, कॉमिक्स, नॉवेल्स, जिसमें भी इंटरेस्ट है, तो चंक्स में उसको स्टार्ट करो। देन डिसाइड वेदर एंड हाउ टू रीड फ्रॉम अ स्क्रीन। और डिसाइड करो कि स्क्रीन में जो चीजें हमारे सामने हैं उनको हम कैसे कैसे करें। तो ये तो बात हो गई बिफोर रीडिंग, ये आपको दिमाग में इतनी बातें रखनी है। अब बात आती है वाइल रीडिंग। एक पॉइंट आता है जब आप रीड कर रहे होते हो तो आपको कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए। वाइल रीडिंग यू शुड सेल्फ मॉनिटर। सेल्फ मॉनिटर आपको करना चाहिए। व्हाट इज दिस सेल्फ मॉनिटर ओवर हियर, यानी कि दिस विल मेक श्योर दैट यू आर एंगेज्ड वाइल रीडिंग। यानी कि आप जो चीज खा रहे हैं अगर डिनर के लिए, फिर उसके बाद क्या होगा, आप नेटफ्लिक्स देखोगे, आप सीरीज देखोगे, उसके बाद आप सोने जाओगे, है ना। अपने आप को मॉनिटर करो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से कर सकते हो। देन एनोटेट। एनोटेशन जानते हैं, जैसे आपका रूटीन होता है एनोटेट करना, यानी कि आप क्या ओवर यूज करेंगे हाइलाइटर को, है ना। तो यहां पे एक काम करो, हाइलाइटर ना यूज करके आप एनोटेशंस का यूज करो, यानी कि एक की सिस्टम यूज करो जो टेक्स्ट को फॉलो कर रहा हो और उसको एनोटेट कर लो कि ये आपको मेजर पॉइंट्स जो होंगे, जो आइडिया होगा पैसेज का, उसमें हेल्पफुल होगा। देन ट्राई टू समराइज इट। फिर उसको समराइज करने का सोचो कि कैसे इसको हम समराइज कर सकते हैं। जितने भी सेक्शंस है टेक्स्ट के, जो भी पैराग्राफ हैं, उनको अच्छे से समराइज कर लो, है ना। समराइज करने में ये आपको काफी हेल्प होगा। देन आस्क हार्ड क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन, हाउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या व्हाट एविडेंस कैन यू प्रेजेंट फॉर, और व्हाट वुड यू प्रिडिक्ट फ्रॉम, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ समथिंग, जो भी लिखा है। What solutions would you suggest for? ठीक, do you agree that? Explain. Yeah, what is the most important feature of this? How is the text guiding the reader to certain conclusion में कैसे पहुंचे, है ना। या intended audience क्या है, क्या intention है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है while reading। अब जब आपने रीड कर लिया उसके बाद क्या, ये आपकी रीडिंग हैबिट के लिए मैं बता रही हूं। जब आपने रीड कर लिया उसके बाद क्या आपने पाया, रीडिंग के बाद यू शुड चेक इन योरसेल्फ। आपको क्या करना है, अपने आप में ही चेक करना है कि आपने जो जो चीजें पढ़ी, अब आगे जाके वो क्वेश्चंस में कितनी यूजफुल हैं। यानी कि जितने भी मल्टीपल या पॉसिबल आंसर्स हैं
वो चीजें हमें यहाँ से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, है ना, या एक ब्लाइंड स्पॉट है आपकी नॉलेज में ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन शो व्हाट यू नो, फिर ये देखो कि क्या क्या आपको पता चला और क्या क्या आप जानते हो। ये चीजें पता क्या होंगी, व्हेन यू राइट इट ऑन योर ओन, जो आप पढ़ते हो उसको खुद की लैंग्वेज में एक बार जब लिखना स्टार्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। देन आप उसी में और ज्यादा चीजें देख सकते हो, सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हो उसको लिख के, है ना, सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हो बाय राइटिंग इट ऑन योर ओन। ऑन योर ओन लैंग्वेज। आप देखो आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी और रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी रीडिंग अच्छी होगी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। फिर उसको आप स्क्रीन के थ्रू जितने भी आरसी हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बस दैट वाज ऑल अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज यू हैव टू फॉलो फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये आपके सामने कुछ एक दो पैसेजेस है जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर के आई हूं। तो ये 3 पेज का पैसेज है, 3 पेज का पैसेज है, उसके बाद क्वेश्चन है। सो स्टार्ट रीडिंग। टाइमर आपके सामने है ना, टाइमर आपके सामने है। इसको रीड करना स्टार्ट करिए और देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, किस बारे में बात की गई है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, टाइम स्टार्ट है। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन गेट द आइडिया ऑफ द पैसेज। फास्ट एवरीवन, स्टार्ट रीडिंग। Start reading, everyone. Once you have done reading, let me know in the comment box section. ओके, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला गया, लेटेस्ट डेटा, मतलब एक लेटेस्ट डेटा जो पब्लिश किया गया होगा, इंक्लूडिंग द ऑफिशियल इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर सितंबर and S&P Global's Purchasing Managers Index, that is PMI, for the manufacturing sector for October point to a palpable softening in economic momentum. अब यहाँ पे आपको किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे अगर आप किसी चीज को इजिली मैनिफेस्ट कर लेते हो, है ना, इजिली परसेप्शन जो एक अपना बन जाता है ऑन माइंड, तो उसके लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक ऑफिशियल इंडेक्स जो है उसके बारे में बात किया गया, जो पीएमआई है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो बेसिकली अगर हम देखें, जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये मंथली सर्वेस का होता है ऑफ सप्लाई चेन मैनेजर्स अक्रॉस 19 इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट 19 इंडस्ट्रीज में इसका क्या होता है, मंथली सर्वे होता है, दैट कवर्स बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एक्टिविटी। ऊपर जाती हुई नीचे जाती हुई दोनों स्ट्रीम की एक्टिविटी की बात करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डेटा के बारे में बात की गई कि द गवर्नमेंट्स प्रोविजनल फिगर्स फॉर आउटपुट, जो गवर्नमेंट का प्रोविजनल फिगर है आउटपुट के लिए, जो रिजल्ट है अक्रॉस द की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज फ्रॉम सीमेंट एंड कोल टू स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी। सीमेंट से लेके कोल तक, स्टील से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक, हर एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इट शोज द एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन प्रोडक्शन इज एप्रिशिएबली टू अ 4-month low of 8.1% in September from the 12.5% pace posted in August. अगस्त में जो 12.5% था, एक पेस बना हुआ था, ग्रोथ बनी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं 4 मंथ में एक लो पॉइंट देखा गया, दैट इज रिड्यूस टू 8.1%, राइट। द पेस ऑफ एक्सपेंशन
और ये जो पेस है एक्सपेंशन का फ्लैट अक्रॉस ऑल बट वन ऑफ द 8 सेक्टर्स, लेकिन इनमें से कोई 8 सेक्टर्स में से कोई एक, विद ओनली फर्टिलाइजर्स रजिस्टरिंग अ क्विकनिंग इन ग्रोथ, कि ग्रोथ में जो इतनी क्विक ग्रोथ हो रही है फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, पहले मंथ से देख करके, एज फार्मर्स स्टॉक्ड अप ऑन द की एग्रीकल्चर इनपुट अहेड ऑफ द राबी सीजन, जो राबी सीजन होगा उसके अकॉर्डिंग देखा गया. So heavy rains in the final month of the southwest monsoon season, which resulted in 13% surplus precipitation for September. कितना surplus, कितना benefit देखा गया? 13% का, क्योंकि heavy rain हो गई थी. And also likely contributed to dampening demand. है ना, जो demand है वो क्या है? Dampening है, damp है ना. तो dampening demand क्या होता है? जब हम dampening की बात करते हैं ना, तो it means something demand which is less strong, right? तो आप कई चीज और डिमांड कम हो गई एंड आउटपुट फॉर दी सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील, इन सभी की बात कर रहे हैं. ऑल ऑफ विच सॉ सिग्निफिकेंट स्लोइंग इन ग्रोथ फ्रॉम डबल डिजिट पेसेस इन अगस्त. जो एक डबल डिजिट का पेस था ना 12.1% का, वो 8 पे आ गया था. प्रोडक्शन अगर देखा जाए इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड अक्रॉस ऑल दी 8 सेक्टर्स विद द ओवरऑल इंडेक्स डिक्लाइनिंग 4.8% फ्रॉम अगस्त लेवल. अगस्त में जो 12% था वो 8% में आ गया, यानी कि 4% से पूरा कम हुआ. मैं राउंड फिगर की बात कर रही हूँ. कोल ऑफर दी सिल्वर लाइनिंग. अब यहाँ पे वर्ड एक यूज हो गया, क्या? सिल्वर लाइनिंग. ठीक है, सिल्वर लाइनिंग एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन एन अदरवाइज नेगेटिव, और एक अनडिजायरेबल सिचुएशन होती है. एक्चुअली क्या होती है? अनडिजायरेबल सिचुएशन, मतलब वो सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं है. द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, हर साल दर साल जो ग्रोथ हो रही है इन आउटपुट ऑफ द फ्यूल is only slightly to still a robust, that is a strong pace, 16.1% from August 17.9%. जो अगस्त में 17.9% थी वो भी अब कहीं ना कहीं कम होती नजर आई from 1% and posted just a 1.5% sequential contraction. मतलब कितने से कम हुआ? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम 1.5% से. इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो द मोर अप टू डेट सर्वे, जो एक अप टू डेट सर्वे बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है फॉर अक्टूबर जो रिलीज हुआ, बटरेस कंसर्न दैट ब्रॉडर इकोनॉमिक मोमेंटम में येट अगेन बी स्लाइडिंग फॉरवर्ड फॉर ऑफ ट्रांजैक्शन. जो ट्रांजैक्शन क्या है, जो ट्रैक्शन की एक वांट है उसके अकॉर्डिंग द सीजनली एडजस्टेड एसएनपी ग्रोथ इन ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सिग्नल्ड सेक्टरल ग्रोथ. पीएमआई ने क्या सिग्नल किया? दैट इज अ सेक्टरल ग्रोथ स्लिड टू एन 8 month लो लास्ट मंथ. 8 महीने में कहीं ना कहीं वो कम होती हुई नजर आई एंड इन वीकनिंग इन डिमांड, और डिमांड में और आउटपुट में भी कमी आई, पर्टिकुलरली फॉर कंज्यूमर गुड्स, खास करके कंज्यूमर गुड्स को अगर देखा जाए. सो फैक्ट्रीज सॉ न्यू ऑर्डर्स राइज एट द स्लोएस्ट पेस इन अ ईयर. तो फैक्ट्रीज ने क्या देखा कि इस साल कहीं ना कहीं एक बहुत स्लो पेस में ऑर्डर्स उनको मिले हैं, यानी कि बहुत कम ऑर्डर्स मिले हैं. विद इवन इंटरनेशनल सेल्स लूजिंग वाइगर, यानी कि इंटरनेशनल सेल्स भी अपना कहीं ना कहीं दे आर लूजिंग देयर टेम्परेंट. मोर वरिंग इन दिस द फैक्ट, जो सबसे ज्यादा परेशानी वाला है बात है वो ये है दैट लेस देन 4% ऑफ द अबाउट 400 कंपनीज, यानी कि 400 कंपनीज में से 4% से भी कम कंपनीज सर्वे जो किया गया, सेड उनका ये कहना है दे वर एडिंग स्टाफ, thus depressing job creation in manufacturing to the slowest level since April. अप्रैल से जो मैन्युफैक्चरिंग में स्लोएस्ट लेवल है, तो उन्होंने और एक डिप्रेसिंग जो जॉब क्रिएशन है उसमें भी कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन देखा गया है. बट फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन, यहाँ पे लिखा है इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑल्सो एक्सेलरेटेड, इन्फ्लेशन भी बढ़ा, लेकिन जो फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन है वॉज कंसिडरेबली स्लोअर, इंडिकेटिंग दैट विद डिमांड अनसर्टेन producers were forced to temper the pass through of higher cost. फिर भी आप हायर कॉस्ट में चीजों को पास कर रहे हो. जब आपकी डिमांड कम हो रही है, स्लो डाउन हो रही है चीजें, तो फिर भी ये चीज हो रही है. और अगर विद बिजनेस कॉन्फिडेंस देखा जाए एबिंग टू अ 5 month लो, जो एक 5 month में जो लो ग्रेड देखा गया, द पैनलिस्ट जो पैनलिस्ट है cited rising inflation expectations as the key factor that is expected to dent demand and production growth ओवर दी नेक्स्ट 12 months. आने वाले 12 महीनों में ये क्या है, उन्होंने क्या एक एग्जांपल सेट किया पैनलिस्ट ने, दैट इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन होंगी दिस विल बी दी की फैक्टर दैट इज एक्सपेक्टेड टू डेंट डिमांड एंड प्रोडक्शन ग्रोथ.
एंड द एडवांस एस्टिमेट, जो एडवांस एस्टिमेट है, जो एक एस्टिमेशन कर लिया गया, अज्यूम कर लिया गया फॉर लोअर खरीफ, जो राबी के बारे में बात की जब खरीफ आउटपुट भी कम था, सो डिसकंसर्टिंगली फ्लैग द फैक्ट दैट, किस बात पे हाईलाइट कर रहा है, द फार्म सेक्टर में बी एबल टू ऑफर लिटिल सको एज रूरल इनकम्स गेट हिंट। अब यहाँ पे लिटिल एक वर्ड यूज हो गया, क्या, सकर। ये आप लोग अगर वोकैबुलरी में मेरे साथ जुड़ते हैं तो सकर की मीनिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड हमने आपको पढ़ाया भी है। सकर मीन्स क्या होता है, तो जब हम सकर की बात करते हैं यानी कि दैट इज अ सिंपैथी गिवन टू समबडी, तो फार्मर्स के लिए क्या होगा, एक सिंपैथी होगी दैट रूरल इनकम्स गेट हिट। पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क cut out to surmount the twin challenges of slowing growth and persistent inflation, यानी कि ग्रोथ स्लो हो रही है और एक persistent जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आई होप आपको पैसेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस और नो। जो पीएमआई है उससे रिलेटेड पूरी बात की जा रही है, हैवी रेनफॉल्स में कहाँ डाउनफॉल हुआ या कहाँ पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ, सरप्लस हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज सिल्वर लाइनिंग बेस्ड ऑन इट यूसेज इन दी पैसेज। तो पैसेज में इसको किस तरीके से यूज किया गया है, डार्क क्लाउड, स्टेडी अंडरकरेंट, या कंसोलिंग फैक्टर और डिमिनिशिंग एस्पेक्ट, या ब्लीक आउटकम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। पैसेज में सिल्वर लाइनिंग किस बारे में बात की गई, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये, कि आप नेगेटिव सिचुएशन में भी जब पॉजिटिव रहते हो उसके लिए बात करते हैं। तो डार्क क्लाउड, क्लाउड से तो कोई सीधा सीधा संबंध ही नहीं है। स्टेडी इन अंडर करंट, ये भी कोई बात नहीं कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए इन दी पैसेज, सिल्वर लाइनिंग इज डिफाइनिंग और इट रिफर्स टू दी डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द कोल सेक्टर एमिड्स्ट स्लो डाउन इन अदर सेक्टर। अगर देखा जाए अदर सेक्टर्स में कहीं अगर स्लो डाउन हो रहा था तो एक डिसेंट, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था इन कोल सेक्टर। तो दिस इज नोन एज द कंसोलिंग फैक्टर, जो इसको करेक्टली पैसेज के थ्रू रिलेट कर रहा है और करेक्टली यहाँ पे इसका मीनिंग डिफाइन करेगा। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वेल डन। नेक्स्ट, identify the antonym of the word dampening as used in the context of the passage। dampening का एंटोनिम क्या होगा, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से बताइए। कोई चीज डैम्प हो जाना मीन्स व्हाट, you have to tell the antonym of the dampening। देखो डैम्पनिंग का बेसिकली मतलब देखते हैं, देयर इज अ रिडक्शन और डिक्रीज, किसी चीज में कमी आ जाना, है ना। डिक्रीज या रिडक्शन किस में हो गया, डिमांड और आउटपुट में। इन डिमांड एंड आउटपुट इन सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स में, कुछ सेक्टर्स में, किसकी वजह से, ड्यू टू हैवी रेन्स। मैंने बताया ना हैवी रेन्स की वजह से इन सम सेक्टर्स ड्यू टू हैवी रेन्स। तो रिडक्शन और डिक्रीज की बात करता है डैम्पनिंग। डैम्पनिंग, अब हमें बताना है इसका एंटोनिम। तो यहाँ पे एक वर्ड अगर आप देखें सबडूइंग, सबडूइंग तो इससे एकदम अलग हो जाएगा। सप्रेसिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाना। कर्बिंग मतलब कंट्रोल करना, और एनहांस मतलब किसी चीज को और बढ़ाना, यानी कि जो ये यानी कि बूस्ट करना किसी चीज को, टू बूस्ट समथिंग, राइट। और अगर हम ब्लीकनिंग की बात करें तो ये भी ब्लीकनिंग क्या होता है, इसका सिनोनिम है किसका, डैम्पनिंग का। तो बाकी सब तो सिनोनिम है, इसका करेक्ट एंटोनिम क्या है, एनहांसिंग। सो मार्क करेंगे आंसर ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following words from the passage could be substituted with the word exacerbated without altering the meaning of the sentence। पैसेज में से कौन सा ऐसा फॉलोइंग वर्ड है जो इस एक्सरबेट की वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देता है बिना उसकी मीनिंग को चेंज करे हुए, बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
फटाफट से। Contributed, accelerated, flagged, robust या ebbing? Fast everyone. So exacerbate मतलब किसी चीज को क्या करना, that is contraction, intensification in something, किसी चीज को और intensify करना, intensification और speeding up, something, किसी चीज को और बढ़ाना, ठीक। तो ये exacerbate का मीनिंग है। और अगर हम एक्सेलरेट का देखें तो इसका भी मीनिंग यही होता है। तो ऑब्वियसली बिना मीनिंग चेंज करे हुए हम एक्सेलरेट यूज कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब किसी चीज में अपना योगदान देना। फ्लैग यू ऑल नो, रॉबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। और जब हम एबिंग की बात करते हैं, एबिंग का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, ये सी वाटर के लिए एक्चुअली यूज होता है, दैट इज टू फ्लो अवे फ्रॉम दी लैंड, है ना, विच हैपेंस ट्वाइस अ डे, यानी कि उतार चढ़ाव जो होते हैं ना उसके लिए हम बोलते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सेलरेशन हो रहा है, बढ़ती जा रही है चीजें, तो वहां पे हम एक्सेसरबेट को रिलेट कर सकते हैं किससे, एक्सेलरेटेड से, राइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एडवांस एस्टिमेट्स फॉर लोअर खरीफ आउटपुट सजेस्ट? ये लास्ट पैराग्राफ में अभी हमने पढ़ा है कि क्या एडवांस एस्टिमेट किए गए थे, जो खरीफ आउटपुट का एक लोअर पॉइंट था, उसमें क्या सजेशन दे रहा होता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए फटाफट से। फास्ट एवरीवन। पैसेज में क्या बताया गया, क्या एडवांस एस्टिमेट्स होने चाहिए? Improvement and rural economy, chances of surplus agricultural output, the farm sector will struggle to support rural incomes, improved business confidence या increase in job creation in the manufacturing sector। कई लोगों को फिफ्थ ऑप्शन भी लग रहा होगा, but if you see the passage states that the advance estimates for lower kharif crops output towards what, possible difficulties या potential जो difficulties हैं in the agriculture sector, and it is also defining that these difficulties could limit the capacity of the farm sector। फार्म सेक्टर की जो कैपेसिटी है उसको लिमिट कर देगी टू प्रोवाइड एडिशनल रिलीफ और बूस्ट रूरल इनकम्स, ठीक है। और ये जो ये जो उतार चढ़ाव वाली एक सिचुएशन है, द ड्विंडलिंग सिचुएशन इन द रूरल इकोनॉमी में इम्पोज व्हाट, इवन ग्रेटर प्रेशर ऑन दी पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लुकिंग टू एड्रेस द स्लोइंग ग्रोथ ऑफ एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फार्म सेक्टर के बारे में पूरी की पूरी बात हो रही है, दैट विल स्ट्रगल टू सपोर्ट, कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होगी रूरल इनकम्स को सपोर्ट करने में। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डिड द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन आउटपुट फॉर कोल चेंज फ्रॉम अगस्त टू सितंबर? अगस्त से सितंबर में कैसे चेंज आया, जो ईयर टू ईयर ये चेंज ग्रोथ देखने को मिली आउटपुट में, बताइए। It dropped significantly, remained the same, increased slightly, decreased slightly, or it doubled? चलिए, जब ईयर ऑन ईयर की बात होती है तो पैसेज ऑलरेडी मेंशन कर रहा है कि कोल इज द कोल एज द ओनली प्रॉमिसिंग सेक्टर, जो आपके गिवन सर्कमस्टांसेस चाहे जितने हो, बाकी सेक्टर्स में तो इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आया, लेकिन कोल में इतना नेगेटिव इंपैक्ट होने के बावजूद भी वो एक सिल्वर लाइनिंग में था, ठीक है। सो द ग्रोथ इन आउटपुट व्हाट फॉर कोल इन सितंबर एज कंपेयर टू अगस्त, अगर देखा जाए पैसेज के अकॉर्डिंग, इज स्लाइटली राइट बट स्टिल रिमेन रॉबस्ट। स्लो डाउन हुआ लेकिन फिर भी वो स्ट्रांगली खड़ा रहा। सो इट चेंज फ्रॉम अ 17.9% पेस इन अगस्त,
17.9% अगस्त में, और अगर हम सितंबर में देखें तो ज्यादा फर्क नहीं आया था, सिर्फ 1.5% का फर्क आया था टू 16.1% इन सितंबर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ स्लाइटली, सो इट डिक्रीज्ड स्लाइटली, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, राइट। So in this way, if you get the idea or gist of the passage, you can easily solve any comprehension easily. अब ये आपके लिए एक होमवर्क है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। इस होमवर्क को आपको करना है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और देखना है कि इसमें किस बारे में बात हुई है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। इसीलिए मैं पैसेज में थोड़ी देर रुक जा रही हूँ कि ताकि आप लोग बाद में इसको रीड करें और अच्छे से इसको सॉल्व करने का ट्राई करें, राइट एवरीवन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पैसेज को जरूर पढ़ना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी यूजफुल रहेगा ये, राइट एवरीवन, ये काफी यूजफुल होगा इस पैसेज को अगर आप पढ़ते हो, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि सिनोनिम आपको बताना है किसका, एम्पावर्ड का। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आंसर आपको बाद में दिख भी जाएगा। और ये जो लैकडाइसिकल है, ये मैंने आपको वोकैब ऑफ द डे में पढ़ाया था, तो ये आपको ऑलरेडी वर्ड पता होगा, ठीक है। तो इस वर्ड का आपको आंसर करना है। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज which organization found that at least 40 journalists, cabinet ministers and other officials in India were possibly under surveillance using Pegasus software। तो इसका आंसर भी आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, according to the passage what action did the Indian government take following the Pegasus revelations, इसका आंसर आपको करना है, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, इसका अभी आंसर आप लोगों को करना है बाय रीडिंग इट योरसेल्फ, खुद से पढ़ के तब आप लोग इसका आंसर करेंगे, राइट एवरीवन। और अगर सेशन अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द सेशन। टिल देन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.